ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि संसाधन एवं विकास पर एक पार्ट जो है सो पहला एक लेक्चर चला गया है, जिसे आप पहले देख लें। इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। साथ ही साथ इन सारे वीडियो का हम PDF भी उपलब्ध कराएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप जो है सो अपने नोट्स को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भू संसाधन, यानी हम भूमि को संसाधन के रूप में कैसे जानेंगे कि या क्या विशेषता है जिसके कारण हम भूमि को संसाधन के रूप में जानते हैं। तो भूमि पर हम जो है सो अपने दैनिक दिन प्रतिदिन का बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे काम करते हैं। बहुत रूपों में हम जो है सो भूमि को उपयोग करते हैं और इसलिए हम जो है भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखते हैं, जैसे कि परिवहन जो कि भूमि पर होता है, मानव पोषण और भी सारे काम जो है सो भूमि पर होता है। तो हम भूमि का तो उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य है जो भूमि के उपजाऊपन को कमी कर देता है, उसके उपजाऊपन में क्या करता है, कमी कर देता है, जिसको हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो भूमि निम्नीकरण के कारण जो है सो पहला वनोन्मूलन, खनन, अति पशुचारण, अति सिंचाई, चूने और सिलखड़ी जैसे वायुमंडल में विस्तृत धूल। मतलब अगर कोई फैक्ट्री है, चूँकि ये फैक्ट्री है, तो इसमें से जो धूल निकलता है वो अगर भूमि पर जाके बैठ जाती है तो उस भूमि की नमी सोखने का जो क्षमता होता है वो कम कर देता है। तो इस प्रकार जो है सो भूमि का निम्नीकरण होता है। प्लास्टिक जो कि एक महत्वपूर्ण घटक है भूमि को निम्नीकृत करने के लिए, और औद्योगिक द्वारा, किसी कारखाने द्वारा जो अवशिष्ट जल या अवशिष्ट पदार्थ को मुक्त रूप से मृदा में भूमि पर छोड़ जाता है, वो भूमि के निम्नीकरण का कारण बनता है। तो इन भूमि निम्नीकरण को भूमि को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला बचाने का जो उपाय है वो हो गया वनारोपण, यानी कि हम अगर वन लगाते हैं तो भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। टीले पर कांटेदार अगर झाड़ियाँ हम लगा दें तो उसके द्वारा जो टीले होती है वो एक जगह स्थिर रहेंगी। खनन नियंत्रण के द्वारा हम जो है सो भूमि संरक्षण कर सकते हैं। औद्योगिक जल और अवशिष्ट पदार्थ जो कारखानों के द्वारा निकलते हैं, उसके रासायनिक क्रिया द्वारा उसे शुद्ध करके उचित स्थान पर अगर उसका निपटारा कर दिया जाए तो वो जो है सो भूमि बच सकते हैं, उससे जो है सो भूमि बच सकती है। फिर प्लास्टिक का उपयोग को कम करके या रोक के हम जो है मृदा, अब मिट्टी को हम संसाधन के रूप में देखते हैं। किस आधार पर वो देखते हैं। मिट्टी जो पहली बात है कि नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, तो आप उसे देखें और इसके बाद इसे देखें तो आपको जो है सो अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो मृदा जो होती है वो विभिन्न प्रकार के जीव मंडल का पोषक होता है और इस आधार पे हम जो सो मृदा को संसाधन के रूप में देखते हैं। मृदा के निर्माण की बात किया जाए, उसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो है किसी भी प्रकार के चट्टान के टूटने से शुरू होता है और उस चट्टान पे उच्चावच, वहाँ के क्षेत्र का जलवायु, जनक से जो उसको अपघटित करते हैं, वनस्पति आने की कोई भी लकड़ी, जीव का जो छोटा सा पदार्थ, ये जो है सो उस चट्टान को मृदा के रूप में बदलने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी पर देखें तो हम एक एक करके उसके परत के बारे में देखते हैं। जो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की मृदा का परत पाया जाता है, तो सबसे ऊपरी जो परत होता है उसे ऊपरी संस्तर की मृदा कहते हैं, यानी कि ये जो है सो उपजाऊपन वाले मृदा होती है। उसके बाद जो है वो अपक्षयित चट्टानें, यानी कि चट्टान के टूटने के बाद जो बना हुआ बालू रहता है, गाद रहता है, मृतिका रहता है, वो इसके नीचे होती है, उपजाऊपन मिट्टी के नीचे। उसके बाद जो परत आती है वो अपक्षयित आधारित चट्टानें होती है। चट्टान तो होती है लेकिन वो जो है सो छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, वो जो है सो पूरी तरह से अपघटित नहीं होती है। इसके बाद जो परत आता है वो ये आता है कि चट्टानें आधारी, यानी कि यहाँ पे जो है सो इस पर कोई भी प्रकार का कार्य नहीं होता है और चट्टान ज्यों का त्यों उस परत में उपस्थित होता
है। तो इस प्रकार जो है सो मृदा के संसाधन के रूप में देखें। अब चूँकि हर एक क्षेत्र में जो है इन सारे कारक जो मृदा को निर्माण करते हैं, वो सारे कारक जो है हर एक क्षेत्र में अलग अलग पाए जाते हैं। तो उसके आधार पे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में जो है सो विभिन्न प्रकार की मृदा का विकास होता है। जिसमें से पहला जो प्रकार है वो हो गया जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। ये जो मिट्टी होता है वो नदियों के द्वारा बहाया गया निक्षेप से बनता है। यानी कि अगर कोई नदी का धारा आता है और उसके द्वारा उसके साथ में जो बालू कंकट तो फिर जीवाश्म और भी सारे जो चीज़ होते हैं जिसको अपने साथ में बहा के लाते हैं, वो मैदानी इलाकों में वो जो है सो परत के माध्यम से जमा हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये जो है सो मैदानी इलाकों में पाई जाती है। चूँकि ये जो है सो बहुत ही उपजाऊ होता है, जो जलोढ़ मृदा होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। साथ ही साथ इसके अगर घटक की बात किया जाए, ये किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होता है। प्रमुख फसल जो जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है, बोई जाती है, वो हो गया गन्ने, गेहूँ, चावल, अन्य दलहन आदि। आयु के आधार पर भी हम जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया पुराना जलोढ़, जिसको बांगर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हो गया नया जलोढ़, जिसको हम खादर के रूप में जानते हैं। तो बांगर जो पुराना जलोढ़ है वो मोटे कंकड़ युक्त होते हैं, यानी उसमें जो है सो मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। जबकि खादर जो कि नया जलोढ़ है उसमें महीन कण जो है सो पाए जाते हैं। अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो ये जो है सो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सारे क्षेत्र में पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद जो है सो मिट्टी का दूसरा रूप काली मृदा है, जिसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा यानी कि काली मृदा जो है वो कपास का एक उपयुक्त मिट्टी है। इसमें जो है सो कपास अच्छे प्रकार से उपजते हैं। इसका रंग अगर बताया जाए तो वो जो है सो काला होता है। नमी धारण यानी कि इसमें जो है सो पानी को अपने अंदर सोख के रखने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है किसमें, काली मृदा में। और ये जो है सो महीन कणों से निर्मित होता है। घटक की बात किया जाए तो इसमें जो है सो कैल्शियम, कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम और चूने जैसा पौष्टिक तत्व होता है, जो कपास को उपजाने में जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका क्षेत्र देखा जाए तो वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पाया जाता है। काली मृदा के बाद लाल और पीली मृदा जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में बनते हैं, और ये जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान के टूटने के बाद जो है सो अवघटित होने के कारण बनता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टान, चूँकि आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में लोहा होता है तो उसके कारण से जो है यह मृदा जो है लाल रंग का दिखता है। और जब इस मृदा में पानी मिलाया जाता है, जब ये मृदा गीला हो जाएगी तो वो जो है सो पीले रंग की दिखता है। इसलिए इस मिट्टी को लाल और पीली मृदा बोला जाता है। उसके बाद मेरा इम्पोर्टेंट जो मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। ये जो है अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होने वाला मिट्टी है। इसकी ह्यूमस की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि अधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, इसमें जो जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होती हैं, जो भी जैविक पदार्थ, मान लीजिए पत्ते गिरे तो फिर जो भी प्रकार के जैविक पदार्थ उसमें डाला जाता है, उसको खाद के रूप में एक बैक्टीरिया होता है जो खाद के रूप में उसको परिवर्तित करता है। तो ये बैक्टीरिया जो है अधिक तापमान के कारण मर जाता है और इसकी जो ह्यूमस की मात्रा होती है, उपजाऊपन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद इसको देखते हैं कि इसमें अगर हमें कोई भी प्रकार की खेती करनी हो तो उसमें रासायनिक उर्वरक और खाद डालकर इस पर किया जा सकता है। ये जो है लेटेराइट मिट्टी जो है वो चाय, कॉफ़ी और काजू के लिए अच्छे मिट्टी के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र देखें भारत में तो वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अधिक मात्रा में पाया जाता है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट के बाद जो है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थल जो होता है वो लाल और भूरा रंग का होता है। ये जो है लवणीय और रेतीली होती है। चूँकि ये जो है
मरुस्थल मृदा जो होती हैं वो समुद्र के द्वारा बहाए गए मिट्टी के द्वारा आने के उसके द्वारा जो जमा किए गए बालू होता है उसके द्वारा बनता है। और समुद्र में जो है लवण की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होती है, और इसके कारण ये जो मृदा बनती है वो भी लवणीय बनती है। और इसमें जो है सो बालू की मात्रा अधिक होती है तो ये रेतीली होती है। और ह्यूमस और नमी की मात्रा इसमें कम होता है, यानी कि अपने अंदर पानी सोख के रखने की मात्रा कम होती है, और इसमें जो है सो उपजाऊपन भी कम होता है। भारत में क्षेत्र की बात किया जाए जहाँ पे मरुस्थल मृदा पाई जाती है तो वो हो गया आपका राजस्थान। उसी प्रकार जो अगली कड़ी में मेरी मृदा है वो है वन मृदा। वन मृदा जो है सो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका गठन अलग अलग पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार या जो है सो इसका गठन अलग अलग प्रकार की मृदा के रूप में होता है। मान लीजिए कि कोई पर्वत क्षेत्र अधिक चट्टान युक्त है तो वहाँ पे जो है सो चट्टान से बनने वाली अलग मृदा का निर्माण होगा। मान लीजिए कि अगर कहीं पे जो है सो चट्टानें नहीं है तो वहाँ पे अलग प्रकार की मृदा होगा। तो इस प्रकार जो है सो पर्वतीय क्षेत्र का पर्यावरण कैसा है, वहाँ का बनावट कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि वहाँ का मृदा किस प्रकार बनेगा। ये जो है अम्लीय के बिना होता है, यानी कि इसमें अम्ल की मात्रा नहीं होती है। इसमें समुद्र का जो है सो पानी मिलता ही नहीं है तो इसमें अम्ल नहीं होता है। मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन का क्या होता है, मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? तो अगर मिट्टी का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया हो तो हम उसे मृदा अपरदन कहेंगे। तो इसके कारण देखते हैं कि किस कारण के माध्यम से जो है सो मृदा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बहती है, उसका कटाव होता है। तो पहला जो है सो जल उसका कारण है। अगर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है तो वो क्या होता है कि इस प्रकार से मिट्टी को ऊपरी परत, जो मिट्टी के ऊपरी परत होते हैं उसके बहाव के जो है सो दूसरी जगह ले आते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, जल, मृदा अपरदन कहेंगे। फिर होता है पवन। दूसरा जो कारण होता है वो वायु। अधिक तेज से अगर पवन चलता है तो ऊपरी परत ऊपरी परत जो होता है वो क्या होता है, उड़ा के ले जाता है। और अगर हम गलत ढंग से हल को चलाते हैं तब पर भी जो है सो मृदा अपरदन का कारण बनता है। इसके बाद आते हैं मृदा संरक्षण। अगर हम इन सारे कारणों को रोकना चाहें तब पर भी रोक सकते हैं। जैसे कि अगर हम सीढ़ीदार कृषि करते हैं, कोई अगर पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रकार की कृषि एक इसके बाद फिर से और इस प्रकार की हम कृषि करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर जो मृदा होती है, जो उपजाऊपन मृदा होती है, वो जल के माध्यम से प्रवाहित नहीं होता है और वो वहीं पे बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फसलों के बीच में इस प्रकार अगर हम फसलों के बीच में घास की पट्टी लगा दें तो उसके माध्यम से भी हवा, जो वायु जो तेज़ गति में चलता है, वो हवा जो है घास के माध्यम से उसकी गति कम हो जाती है और वहाँ से मृदा का अपरदन कम होता है। और इस प्रकार हम मृदा को संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचाव कर सकते हैं। अगर हम पेड़ पौधे को भी अधिक संख्या में लगाते हैं तो पेड़ पौधे की जड़ें जो होती है वो उस मृदा को एक जगह स्थिर रखता है और उसका अपरदन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम जो है सो मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। थैंक यू।